नो। A throws a pair of dice and B draws a card. पीछे पीछे हो जाओ भाई, पीछे पीछे हो जाओ जितना हो सकते हो, सब लोग पीछे पीछे हो जाओ जितना हो सकते हो। किसका फोन है भाई ये? किसका फोन था? अबे यार ये क्या दब गया यार। चलो, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 5 आने की 6 सम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36, और गेटिंग अ फेस कार्ड हो जाएगा 12/52। इसको आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच विल बी पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 प्लस पी माइनस 0.4 पी इज इक्वल्स टू 0.6। 0.2 अपॉन 0.6 इज पी, विच इज 1/3। भाई का ये नहीं हुआ था बेटा, ये तो ज़्यादा इजी नहीं था। हाँ भाई, दिक्कत है अमन? तेरे को भी नहीं है? तो सुपर स्मार्ट हो गई क्या तू? और बैग कंटेन्स, चल ये वाला क्वेश्चन बता। A bag contains 3 red, 5 black balls, and second bag contains 6 red and 4 black balls. A ball is drawn from each bag. Find the probability both are red. Both are red balls की क्या होगी? 3/8 into 6/10. Both are black की क्या हो जाएगी? 5/8 into 4/10. सिंपल, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो बता दो। एनीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इस क्वेश्चन का मतलब बताइए मेरे को वंश। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब एक्स का मतलब है ट्रूथ बोल रहा है। एक्स कितनी है? 60%, यानी कि 60 इज इक्वल्स टू 3/5। ये बनेगा। ये एक्स के सच बोलने की, तो एक्स के सच ना बोलने की क्या हो जाएगी? वाई के सच बोलने की क्या है? 50%, 1/2। वाई के झूठ बोलने की क्या हो जाएगी भाई लोग? इजी। अब वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ, मतलब दोनों का सेम सिनेरियो नहीं होगा, सच सच झूठ झूठ नहीं होगा। तो यानी कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? एक्स सच बोल रहा है तो वाई को झूठ बोलना पड़ेगा, या फिर मतलब प्लस एक्स झूठ बोल रहा है वाई को सच बोलना पड़ेगा। तो वैल्यूज डाल दो बस, खत्म। 3/5 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2/5। इसको सॉल्व कर लेना, बात ख़त्म हो गई। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो। पहले का तो हो गया 1/10, पहली की सही नहीं है 9/10, एक की गलत हमने लगा दी। अब दूसरी की सही होनी चाहिए। सही वाली एक ही होगी, और कितनों में से होगी? कह रहा 2 में से। 9 में से बोला। अच्छा, 9 में से। तो ये आंसर हुआ। तो आंसर क्या आया? ऐसे ही इसका भी क्या आएगा 10th अटेम्प्ट में? पहली गलत, दूसरी गलत, फिर तीसरी गलत, लास्ट में ये बनेगा। सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/10 ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। अब पेन नीचे रख दो, ध्यान से समझना।
जिसको ये चीज़ समझ आ गई उसको प्रोबेबिलिटी 60-70% यहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नाम क्या सजेस्ट करा? कंडीशन, कंडीशन दी होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का स्कूल में हो गया? तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है आप कुछ बताएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? नहीं पता? नहीं? हाँ भाई, तेरा भी हो गया, तू तो रहने दे, तू बता। जैसे कि ये मशीन 50% अच्छा प्रोडक्ट देती है, तो उसकी वो कंडीशन है। इट्स ओके, सही समझा रहा है तू, पर ज़्यादा राम कहानी हो जाएगी। राम कहानी मैं सुनाऊंगा, ध्यान से समझना। रिकॉर्डिंग हो रही है? अब यार एक बात बताओ, MCQ दिया हुआ है आपको, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है सही मार्क कर देंगे? 1/4, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन दे दूँ भाई 4th आंसर सही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। यानी कि कंडीशन देने पर मेरी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। दिस इज नोन एज इन सिंपल लेमन टर्म्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भैया ये कंडीशन दे दी, इसके अंतर्गत इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कोई प्रॉब्लम है? पक्का? सोच लो इसको। मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, B हैज़ हैपेंड। ठीक है, इसको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। वो हो चुका है B, तो A की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B कैसे दिया जाता है, इसका फॉर्मूला हम अभी देखेंगे। ऐसे अगर मैं P B/A दे दूं तो उसका क्या मतलब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी हैपेंड या अकर्ड। ठीक, वेन डायग्राम तो सबको पता है। ये A है, ये B है। प्रोबेबिलिटी B हो चुका है, तो B में से देखूंगा मैं, कोई दिक्कत? B हो चुका है। अब मेरे को A की प्रोबेबिलिटी बतानी है, B हो चुका है। ठीक है, तो टाइम बीइंग B हो चुका है ना मेरा, ये सिनेरियो डेवलप हुआ मेरे पास। B, अबे 11th वालों तुम यहां मत देखो, तुम अपना काम करो, दोबारा कर। फिर B हो चुका है, तो A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? अबे यार, B हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा A का। कोई दिक्कत? सोच लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये फॉर्मूला समझ आया? सोच लो, पक्का? वैसे तो मेरे को ये बोलना चाहिए नंबर ऑफ इवेंट्स इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स इन B। यहाँ से तो यही दिख रहा है ना मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये वाला हिस्सा ही हुआ बस मेरे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो ये वाला हिस्सा हुआ, दिस अपॉन टोटल, यही माना जाएगा ना मेरा। तो ये बोलना चाहिए मेरे को। अगर मैं इसको डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दूं तो ये चीज़ बनेगी मेरे पास, प्रोबेबिलिटी तभी बनेगी। फॉर्मूला समझ आया? कोई दिक्कत? अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोलना चाह रहा हूँ। दूसरे तरीके से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब मेरे को कंडीशन कोई दे दी है तो उस कंडीशन का एक सैंपल स्पेस बनेगा। उस सैंपल स्पेस में से जिसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वाली चीज़ सेलेक्ट कर लो। बात समझ आई? यानी कि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है तो मैं B का सैंपल स्पेस देखूंगा भाई। ठीक है, B के सैंपल स्पेस में A वाले इवेंट्स जो सेटिस्फाई हो रहे हैं वो निकाल के मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ।
भाई बी के सैंपल स्पेस में से ए वाले इवेंट्स निकालूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी ही तो निकाल रहा हूँ यार मैं बेसिकली, वो डिवाइड बाय टोटल बी जितना है वो हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? एक एग्जांपल करते हैं। कंसिडर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस है तो कितने सैंपल स्पेस बनेगा? 36। ए इवेंट है सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस 8, ठीक है। तो ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई? सम ऑफ नंबर इज 8, तो 2 6 6 2, आगे 4 4 3 5 5 3। और कोई है? और कोई तो नहीं है? ये आई लाइक इट, मेरे भी दिमाग में आया था, फिर मैंने ये पढ़ लिया गलती से, है ना? डाइस है। देयर इज इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तू बहुत हंस रहा है। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई में कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? सब चुप। 1/2 बनेंगे। क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या दे रहा है ये निकम्मा आदमी? फिर भी दांत फाड़ने लग रहा है। 18 या 32? 18/30। तेरा क्या होगा बे? 2 1 2 2 2 6। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई टोटल 18 बनेंगे ना, क्योंकि पहली जगह कितने तरीके से ऑक्यूपाई हो सकती है? 3। ये वाला क्वेश्चन हमने किया अभी था क्लास में। 3 और बाकी 6, तो 6 इज 18। 4 1 4 2 4 6 6 1 6 2 6 6, ठीक है। कितने बन गए टोटल मेरे पास? 18। अब इसमें से ए वाले कितने हैं? 1 2 3। क्लियर है? तो अगर मैं उस फॉर्मूले से चलना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, अगर मैं इससे चलना चाहूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, तो कितना आएगा? 3/18। कितना हुआ भाई? 18 है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और मेरे को कॉमन यही आ रहे हैं। 1/6 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाले से चलना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो ये कितना बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 18 अल्टीमेटली, समझ गए ना? 36 तो कट ही रहा है भाई, तो आंसर तो मेरा वही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सोच लो, ये समझ आ गया तो 60-70% प्रोबेबिलिटी अभी नैया पार हो जाएगी। पक्का? गिवन दैट इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने होते हैं डाइस में? लेस देन 3। सबसे पहले तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर लेस देन 3 होना चाहिए और इवन होना चाहिए। तो क्या नंबर होता है लेस देन 3 इवन? 2। एक ही होगा। 1/6 आंसर कितना हो गया? 1/। इजी। A coin is tossed 3 times. Head on the third toss, head on the first 2 tosses. A by B निकालना है। तो head on the first 2 tosses की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सैंपल स्पेस बनाया किसी ने? टू बाई 8, 1/4 ही हो गई। हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, कितना होगा? HHH। अबे HHH की आंसर इज, ठीक है। क्लियर? तेरे को भी क्लियर हो गया होगा दक्ष। क्वेश्चन है, कपल हैव 2 चिल्ड्रन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। सैंपल स्पेस क्या बनेगा यहाँ पे? 2 बच्चे हैं तो बॉय गर्ल, बॉय बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ये बनेंगे।
अब ये बोल रहा है बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। ओल्डर चाइल्ड मतलब जो पहले पैदा हुआ है वही बड़ा होगा ना भाई। तो ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय मतलब एक ये दो केसेस ही हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? सोच लो। नेक्स्ट का आंसर माइका बताइयो। कृष्णा एट नोन क्या है यहाँ पे? कंडीशन गिवन क्या है? एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ बॉय। एक दो तीन गिवन कंडीशन में आएंगे ना हमारे इवेंट्स, तो 3, और हमारे पास बोथ आर बॉयज बोल रहे तो 1/3। क्लियर? सोच लो भाई, पक्का। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे? ये आंसर थोड़ी लिख के आना तुम्हें हमेशा। प्रेजेंट कैसे करोगे भाई? मार्क्स तो उसी में कटेंगे, आंसर तो तुम्हें निकालना सिखा दूंगा मैं। आपको प्रेजेंट कैसे करना है? आपको इवेंट मानना है। लेट वन इवेंट बी बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। ये एक इवेंट हो गया ए, ये हो गया ए। दूसरा हो गया ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, दिस इज योर इवेंट बी। ठीक है, फिर आपको लिखना है पी ए बाई बी इज इक्वल टू दिस। लिख दो फिर, कोई टेंशन नहीं है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? ऐसे यहाँ पे भी ए मान लोगे बोथ आर बॉयज, बी मान लोगे एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ बॉय। क्लियर है? पिरोमिस ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, गिवन कंडीशन ये है, तो 1 5 रेड और सॉरी ब्लैक और रेड रोल की गई है, ब्लैक में 5 है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 बने मेरे पास। अब बोल रहा है सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 मतलब 5 3 5 4 5 5 5 6। 4/6 आंसर आना चाहिए। तुम में से किसने बोला था 4/6? 2/3 हो गया ना ये। बी पार्ट क्या बनेगा? प्राची बताइए जरा। सम इज 8 गिवन दैट रेड रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। नंबर लेस देन 4 मतलब 1 2 3। 1 के साथ कितने बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 बनेंगे। 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हुआ? 18 का। प्राची अब बताइए। हाँ बस करेक्ट, इजी। ठीक है जी। मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी numbers are odd given that their sum is even। ये निकालना है बस। नहीं नहीं, मेरे को यशवी ही बताएगी। यशवी मेरे बच्चे। ओह नो, कैसे किया ये भी बता दे। ओहो अमन 5/11 कैसे? सही है ना? मुझे नहीं पता, अटपटा आंसर है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो हमको सैंपल स्पेस बनाना होगा, बट बहुत बड़ा सैंपल स्पेस हाँ होगा। तो मैं तो नहीं बनाऊंगा वो। हाँ, हाँ 1 to 11 तो वो 11 बेस के अंदर सेट हो सकता है। पहले 1 लिया, फिर 2 को पहले लिया, ऐसे करके फिर उसके अंदर से हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि दो इवन किसका सम आता है। जैसे कि हमने बनाया 1 3 3 5 5 7 7, तो यानी कि ऑड ऑड का सम इवन आता है हाँ, और इवन इवन का सम इवन आता है। तो यानी कि इवन वाले में से 2 आ जाएं या ऑड वाले में से 2 आ जाए, वो इवन ही रहेंगे। हाँ, यही हुआ ना कंडीशन। तो मेरे को ये बता सम इज इवन के कितने केसेस बनेंगे? सम इज इवन की 1 से 11 में कितने ऑड नंबर होते हैं? 6 ऑड होते हैं और इवन 5 इवन होते हैं। अब मेरे को सम इवन चाहिए, तो या तो 5 में से 2 नंबर ले लूँ तो इवन आएगा, ऑब्वियस है ना यार। 5 में से 2 नंबर ले लूँ तो इवन आएगा, या फिर ऑड में से ऑड कितने हैं? 62। ठीक है, अब नंबर्स आर ऑड एंड सम इज इवन। नंबर्स आर ऑड एंड सम इज इवन, यही केस बनेगा। यही एक सिंगल केस बचा ना भाई। ऑड दोनों ऑड होंगे तो सम इवन तो आएगा ही आएगा ना भाई, कोई दिक्कत? पक्का? आप ये सैंपल स्पेस बना के भी कर सकते हैं, लेकिन
पीएनसी क्यों सीखा था? इसीलिए तो सीखा था, इसी दिन के लिए सीखा था हमने पीएनसी। वो कितनों को पीएनसी नहीं आता यहाँ पे? हर चीज़ में आगे करिए। हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और स्पेस छोड़ दो, आधा पेज नहीं, इतना सा स्पेस छोड़ दो यार, 10 लाइन का स्पेस छोड़ दो बस। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, लिखना बाद में, पहले पढ़ दो एक बार। अ बैग कंटेन्स 8 ब्लू ब्लैक 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक बैग में 8 ब्लू 10 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट 1 बाय 1, यानी कि पहले एक उठाई फिर दूसरी उठाई। क्लियर है इतनी चीज़? यानी कि पहली उठाने के बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगी। ठीक है, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकंड इज ब्लैक? मेरे को ये चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, बहुत इजी है ये, तुम लोग एक बार बताना, आंसर बताना। बहुत इजी है ये तो, कोई भी कर लो, तुम सब कर लोगे, ऋषभ भी कर लो। ऋषभ बता आंसर। हंस रहा है तू यार, बता, तेरी प्रेज कर रहा हूँ मैं, तू हंस रहा है। फर्स्ट इज ब्लू। भाई यार अंधे को भी दिखेगा बे, तू दाढ़ी टच करता रहता अपनी। 8/18। भाई फर्स्ट इज ब्लू 8/18 एंड सेकेंड इज ब्लैक का क्या आएगा? 10/17। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 8/18 इंटू 10/17, यही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल गिवन दैट ब्लू वाज टेकन आउट फर्स्ट। ये बोल सकता हूँ मैं इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? और मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लैक बॉल, इसी की निकालनी थी। या मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लैक, इसकी निकालनी थी, ये निकालनी थी। फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड ब्लैक, इसी की निकालनी थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का? अब एक बात बताना, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, सब चुप रहेंगे, सिर्फ अमन आंसर देगा। अमन, ये चीज़ तेरे को अभी देखी दिखाई लग रही है पिछले टॉपिक की? अबे हाँ, कंडीशनल है यार। इसका फॉर्मूला बताइए क्या बनता है? सर बी ब्लैक, हाँ, इंटरसेक्शन ब्लू, हाँ, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। हैं? अबे यार ठीक है, ये फॉर्मूला रटा रटा है ना, जो डिनोमिनेटर में होता है वही आता है यहाँ पे। ठीक है ना? अब एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, फिर डिवीजन में है ना ये, इसको इधर ले जाता हूँ। ये चीज़ नहीं बन रही, देखना बन रही है ना? तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो दो प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बात खत्म। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कोई प्रॉब्लम है किसी को? फिरोमिस सोच लो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात अगर मैं करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं ये लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये लिख सकता हूँ या नहीं? पक्का यशिका सोच रहे? तू सोच रही थी, समझ आ गया ना? पक्का? नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या? बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी, सेम ही बात बन रही है ना? ठीक है, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। करा क्या? वेरिएबल इंटरचेंज कर दिए यार, अब अल्टीमेटली बात तो सेम ही आएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? सोच लो। पक्का? लिखो इतना। Find the probability of drawing diamond card in each of the two consecutive draws from a well-shuffled pack of cards. The card drawn is not replaced after first draw. First card drawn is of diamond suit. अबे diamond इंग्लिश में लिखना बे। B second
card drawn is of diamond suit. ठीक है, we have to find probability of first card diamond and second card diamond. ठीक है जी, तो probability of A into probability of B given that A has already occurred. ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा ये 13/52 इंटू 12/51. सॉल्व अपने आप करना भाई. समझ आ गया तेरे को अच्छे से कैसे लिखना है स्कूल में? ठीक है, मेरे को पूरा यकीन है आप में से 90% बच्चे ये आंसर सीधा निकालने के केपेबल हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेकिन मार्क्स आप सबके कटेंगे अगर आप ये फालतू की चीज़ नहीं लिखेंगे तो. ठीक है, मेरे लिए ये फालतू की इसलिए क्योंकि अपन जेई वगैरह में इसका ज़्यादा काम है नहीं, लेकिन आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा. ठीक है जी, बोलिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ other mango is good given that क्या था, first mango is good if one of them is found to be good and find the probability one is good. one of them is found to be good ना, ये given condition हुई ना मेरी. ठीक है, one of them is found to be good, तो एक सही निकला तो यानी कि एक या तो गलत निकलेगा या एक वो भी सही निकलेगा. भाई मेरे पास 4 गंदे वाले हैं, कहाँ है 4 रोटन मैंगोज है. हंस रहा है अमन भाई तू. 4C1 एक रोटन, 4 में से एक रोटन आ गया तो एक सही आएगा तो 6C1, यानी कि एक सही आया ना. वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड 10C2. या फिर क्या हो सकता भाई है? हमें निकाल तो दिया गंद. दोनों सही है. दोनों सही का क्या होगा कृष्णा? 6C1 क्यों होगा? 6C2 क्यों नहीं होगा? 6C2 होगा ना. 6C2 बाय 10C2. ठीक है, अब ऊपर इंटरसेक्शन आएगा. अदर मैंगो इज गुड एंड इसको ना 1 इज गुड की जगह हमें यह लिखना चाहिए फर्स्ट 1 इज गुड सेकंड 1 इज ऑल्सो गुड. मतलब समझ गए ना मेरा पॉइंट? तो ऊपर क्या आएगा 6C2 बाय 10C2. इसको सॉल्व कर लेना. कितनों को NCR सॉल्व करना नहीं आता? ये क्या लिखा है मैंने यशी का? एंगल एन, फैक्टोरियल एन. कह दी हाँ यार, ज़्यादा पार्टी वार्टी कर ली है. 12वीं लाइफ में एक बार आती है, ये भी एक ही बार पढ़ना था. क्या बहुत ही सिंपल चीज़ है. ये एक सैम्पल स्पेस है. ठीक है, यहाँ मैंने 3 इवेंट डिफाइन कर दिए. E1, E2, E3. 3 इवेंट दिख रहे हैं. ये E1 का, ये E2 का, ये E3 का. ये पूरा सैम्पल स्पेस है अपना भाई. कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? ये एक सेट ले लिया मैंने, या ये एक इवेंट ले लिया मैंने A. ओके, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A निकालनी है. मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A निकालनी है. अब इवेंट A जो है, प्लीज़ ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि अब ना कन्फ्यूजन, अब टोटल प्रोबेबिलिटी से कन्फ्यूजन शुरू होती है बच्चों के दिमाग में. इवेंट A जो है वो तीनों सैम्पल स्पेस के 3 पार्ट करे मैंने. उन तीनों पार्ट में इवेंट A लाई कर रहा है, यानी कि A E1 पे भी लाई कर रहा है, E2 पे भी लाई कर रहा है, E3 पे भी लाई कर रहा है. हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो A इवेंट को मैं बोल सकता हूँ E1 इंटरसेक्शन A यूनियन E2 इंटरसेक्शन A यूनियन E3 इंटरसेक्शन A. हाँ कि हाँ भाई? इन दोनों का कॉमन रीजन इज दिस पार्ट, इन दोनों का कॉमन रीजन इज दिस पार्ट, इन दोनों का कॉमन रीजन इज दिस पार्ट. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये बोल सकते हो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस यूनियन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ सेट की बात अगर की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
E2 इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए, बोल सकते हैं। अब हमने इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले तो E1 आ जाए एंड देन ए आ जाए, गिवन दैट E1 आ चुका है, ये बोल सकता हूँ मैं इसको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 and then probability of A given that E2 has occurred, then probability of E3 into probability of A given that E3 has already occurred, ये बोल सकता हूँ। This is known as total probability। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, probability of EI, probability of A upon EI, समेशन I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इस केस में I इक्वल्स टू 1 से 3 पे जा रहा है। 1 से n नॉर्मली मैं इसको पुट कर सकता हूँ। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, सोच लो। क्लियर? पक्का? इतना लिखिए फिर आगे बात कर। सब लोग ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने पढ़ लिया पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक बैग में 5 ब्लैक 5 रेड बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द बैग। बैग से एक बॉल निकाली, कलर नोट किया, बॉल वापस डाल दिया, यानी कि 10 बॉल अब भी बैग में है। 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द बैग। अगर लाल आई होगी तो वो लाल तो गई, 2 लाल और आ गई, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई अब? 12। अगर काली आई होगी तो टोटल बॉल 12 हो गई, लेकिन 2 लाल डाली तो लाल 7 हो जाएंगी, 2 काली डली तो काली 7 हो जाएंगी। Then a ball is drawn at random, what is the probability that the second ball is red? मेरे को probability निकालनी है second ball is red, ठीक है। तो पहले तो इवेंट डिफाइन कर लो भाई। इवेंट सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड, पहला इवेंट ये हो गया। इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। इवेंट E1 डिफाइन करता हूँ, इवेंट E2 डिफाइन करता हूँ। इवेंट क्या डिफाइन कर सकते हैं? सिनेरियोस क्या क्या बन रहे हैं भाई? फर्स्ट बॉल, पहली बॉल जो हमने निकाल के देखी वो रेड आई होगी, है ना। तो या तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, फर्स्ट बॉल ड्रॉन वॉज रेड, या फिर इस चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। अगर रेड आई तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे 2 रेड और डाल दी, तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, 2 रेड बॉल्स एडेड, वर एडेड, जो मर्जी। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट बॉल ड्रॉन वॉज ब्लैक, या फिर 2 ब्लैक बॉल्स वर एडेड। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? तो भाई मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सब चुप रहेंगे, राधिका जवाब देगी। राधिका, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे? चुप है, बता भाई। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं बताइएगा जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 2 बॉल, यानी कि इसको मैं ऐसे समझूंगा कैसे, लेमन टर्म्स में। भाई पहली बॉल निकाली वो रेड आ गई, ठीक है। देन 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देन 2 रेड बॉल की मतलब सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गिवन दैट पहली बॉल रेड आई थी मेरे पास, या 2 रेड बॉल ऐड कर दी मैंने तो सेकंड बॉल रेड आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे ही समझूंगा मैं इसको। या फिर क्या हो सकता है, PE2 इंटू P ऑफ E अपॉन E2। लेमन टर्म्स में समझ आया? यानी कि पहली बॉल जो मैंने निकाली वो ब्लैक आ गई, एंड देन वो वापस डाल के जो दूसरी बॉल निकाली वो रेड आ गई। गिवन दैट पहली ब्लैक आई थी तो मतलब 2 ब्लैक गई अंदर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड, क्या होगा? 5/10। करेक्ट, 5/10 यानी कि 1/2 हो गया, इनटू ये क्या होगा?
7 बाय, करेक्ट भाई, पहली रेड आई थी तो 2 रेड गई ना, तो टोटल 7 रेड हो गई। या फिर अमन बताइए इसका आंसर। 5/10। ओए ले, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, चुप रह। गलत भैया, सेकंड बॉल ब्लैक निकली तो 2 ब्लैक गई, तो रेड तो अब भी 5 ही हैं। 5/12। बहुत उछल रहा है तू आज। 7 5 जा बताइयो, 5 5 जा प्लस करियो, 60 बाय कितना हो गया? क्लियर, इजी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। 2 बैग्स आर देयर, बैग 1 बैग 2। ये सिनेरियो भाई, बैग 1 में 5 वाइट है, 5 ब्लैक बॉल, 3 ब्लैक बॉल है, बैग 2 में 3 वाइट है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है भैया, ओके जी। 2 balls are drawn at random from bag 1 and are put into bag 2 without noticing the color। तो क्या सिनेरियो बनेगा? 3 सिनेरियो बन सकते हैं। 2 वाइट उठा के यहाँ डाल दूँ, 2 ब्लैक डाल दूँ, या 1 वाइट 1 ब्लैक डाल दूँ। अब किसी के मन में ये तो नहीं है ना एक ब्लैक और एक वाइट, या एक वाइट और एक ब्लैक अलग अलग केसेस होंगे। थैंक यू। Then 2 balls are drawn from second bag, find the probability of bags। balls और white and black निकालनी है, ठीक है करते हैं भाई तुम्हारे लिए। मैं इसमें भी इवेंट्स बता देता हूँ। ई इवेंट हम मान लेते हैं। 2 balls drawn in second attempt are white and black। इसको आप 10 अलग तरीकों से लिख सकते हो कि बॉल टेकन आउट फ्रॉम सेकंड बैग आर वाइट एंड ब्लैक। तो समझ गए ना कहने का मतलब मेरा। इवेंट 1 क्या मान लेते हैं भाई? 2 वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। हेलो हेलो, ओके थैंक यू। ठीक है जी, 2 वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड हो जाएगा एक इवेंट। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है ऋषभ? 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। इवेंट 3 क्या हो सकता है? 1 वाइट 1 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, तेरा वर्ब में दिक्कत है भाई कुछ। चलो, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक इज ट्रांसफर्ड। ओके थैंक यू। हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है ऋषभ जी, ये बता दो ये लिखेंगे कैसे इसको मैथमेटिकली एक बार। हाँ करेक्ट, ऐसे ही 2 इवेंट की हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 एंड थर्ड की आ जाएगी। ठीक है जी, अब सीधा लिखते हैं भाई अपना जो काम की चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी? 2 वाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। वाइट बॉल ट्रांसफर करने के लिए 2 लेनी भी पड़ेंगी, सेलेक्ट भी करनी पड़ेंगी, तो 5C2 अपॉन 8C2 इनटू क्या बनेगा? इनटू क्या बनेगा? 5C1 करेक्ट, 5C1 इंटू 5C1 अपॉन 10C2। कितनों को ये समझ नहीं आया? अगर 2 वाइट बॉल मैंने यहाँ से यहाँ ले गया तो ये 5 वाइट बॉल 5 ब्लैक बॉल, उनमें से एक एक चाहिए मेरे को, तो 5C1 और टोटल 10C2। क्लियर? प्लस में क्या आएगा भाई? प्लस में आएगा 2 ब्लैक बॉल्स आर सेलेक्टेड, तो 3C2 अपॉन 8C2 इंटू 3 आ गई तो 3C1। सर डायरेक्ट 3/8। एक मिनट बाबूजी, 7C1 अपॉन 10C2। फिर प्लस में क्या आएगा? 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, 5C1 इंटू 3C1 बाई 8C2 इंटू एक एक गई 4C1 6C1 डिवाइड बाय 10C2। दिस इज माई फाइनल आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। क्लियर है?
ओके बोल। इस वाले सिनेरियो में 5C1 3C1 बाई 8C2 लिखा है मैंने। एक वाइट और एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ये है यहाँ पे, है ना। अमन तेरे को ये बोलना चाहिए सर, मैं तो ये लिखूंगा 5/8 इंटू 3/7। भाई जब एक बार समझ गए ना, हाँ सर ये भी है ना, है ना। देख तेरा डाउट मैं समझा रहा हूँ तेरे को, तूने मेरे से क्वेश्चन ढंग से पूछा नहीं अब तक। भाई ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है? हाँ काइंड ऑफ सही है। मतलब जब मैं दो चीज़ें उठा रहा हूँ तो ए उठाया बी उठाया, या पहले बी उठाया फिर ए उठाया, ये अलग अलग केस है या सेम केस है? सेम केस है। सेम केस कैसे होगा? यस सेम अलग अलग केस में ये चलेगा, सेम केस में ये चलेगा। अब वो सेम केस कैसे हुए भाई? सेम केस कैसे होगा पता ही नहीं है। अबे तो चुप ले, माल दूंगा नहीं तो तेल। तो जब मैं दो बॉल उठा रहा हूँ 8 में से, तो रैंडमली उठा रहा हूँ ना, है ना, और एक साथ उठा रहा हूँ। तो ए भी मैंने उठाया या बी ए मैंने उठाया, हाथ में तो मेरे को क्लियर है। तो ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है भाई, ओके। पर ना कभी का अब तू यार ये भी बोल सकता है जैसे यश ने बोला था लास्ट क्लास में, इस वाले सिनेरियो में 5C2 बाई 8C2 में कर लेते हैं भाई इसको भी। 5C2 देखियो भाई, मामला चालू है, ठीक है। 5C2 बाई 8C2 इसको सॉल्व करते हैं एक बार। क्या बनेगा भाई? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 अपॉन 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, है ना। अब तो ये करने की बजाय यहाँ पे ये करे सर 5/8 इंटू 4/7। सर मैं तो यहाँ ये वाला लगाऊंगा। बात तो सेम ही आ रही है भाई, पर इस सिनेरियो में सेम बात नहीं है मेरे भाई। अरे वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे फैक्टोरियल जब NCR में, या छोड़ 5C2 में तेरा एक फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल 2 नीचे डिवीजन में आ रहा है, वो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे भाई। जब मैं यहाँ पे 8C2 खोलूँगा तो वो खुलेगा 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। बात क्लियर है? बैग ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब 3 बैग है क्रिस भाई मेरे, तो कह रहा है 1/10। बैग ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, 3 बैग है ना भाई, एंड इसमें से नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 6 बाय, बैग बी की प्रोबेबिलिटी इज 1/3 एंड इसमें से नॉन डिफेक्टिव बल्ब की इज 5/6, बैग सी की इज 1/3 एंड इसमें से 5/8। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इसको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग सी। क्लियर? ओके रिपोर्ट। दूसरे टॉपिक का कैसे है ये? अबे मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, दूसरे टॉपिक का कैसे हो गया? हमने किया हुआ ये टॉपिक, किया हमने ये टॉपिक नहीं, कंडीशनल का यार। दूसरा टॉपिक कैसे हो गया भाई? बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, कंडीशन इज बल्ब नॉन डिफेक्टिव है, तो भैया प्रोबेबिलिटी बताओ, इट वाज चोजन फ्रॉम बैग सी इफ द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, ये निकालना हमें। तो इसका आंसर क्या होगा? कंडीशनल लगा देते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब एंड बैग सी से आया है वो, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। इतना हमने कंडीशन में करा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करा था, हाँ कि ना। अब जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर आपकी
टोटल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करे उसको बेस थ्योरम बोल देते हैं, दैट्स इट, सिलेबस ओवर, थियोरेटिकली खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, अब प्रैक्टिस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा? बैग ए से आने के चांसेस क्या हैं जरा बताइए, पीछे से जो हमने किया था। छोड़, तू रहने दे, तू बता भाई, तू भी रहने दे, कोई बताओ जिसने लिखा है। 6/, हाँ, +1/3 इंटू +1/3 इंटू 5/8। ठीक है, बैग सी से ये आंसर आ रहा है। वो भाई निहार ले उसे, क्या पीछे मुड़ मुड़ के देखने लग रहा है। 1/3 इंटू 5/8, क्लियर है इतना? ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, कंडीशनल ही है, बस नीचे डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी होगी तो उसे बेस थ्योरम बोल देते हैं। दूसरी चीज टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक पार्ट न्यूमरेटर में आएगा बेस थ्योरम में। सेम आ रहा है? क्लियर है? पक्का? सोच लो, पिरोमिस। अब बेस थ्योरम का बहुत गंदा सा फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कैसा है दिखने में मैं उसकी बात बता देता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही बनेगा भाई। कंडीशनल तो यही है अपना, लेकिन देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी बेस थ्योरम में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट E2 हैज अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट E3 हैज अकर्ड। ऐसे चलता जाएगा ये, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला होता है भाई अपना तो। ठीक है, और ऊपर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, यार मेरे को ई लिखना चाहिए था यार, ये लिख देते हैं ऊपर, पी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1, और यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे को ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिखना जरा तुम, मैं ऊपर का एक बार सोचना पड़ेगा मेरे को। हाँ ये लिखो, ऊपर वाला लिखो। अरे नहीं, एक मिनट, ये लिखो तुम पहले, तो ये लिखो फटाफट, ए इंटरसेक्शन बी है ना, लिखो लिखो जल्दी लिखो, ये इससे पहले वाला भी कर लेना। एनसीईआरटी है किसी के पास? दिखाना। यार ए बी की टर्म्स में लिखवाना पड़ेगा। लिख लिया ना ये सबने? इस चीज को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A की टर्म्स में लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A बनेगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बनेगा, हाँ कि ना? ये सिनेरियो मैंने यहाँ रखाया, लगाया। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, ये तो चलती जाएगी जितना भी चलना है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI। ठीक है, बेसिकली क्या गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म होगी। ठीक है,
पर हमें इसको ऐसे सोचना ही नहीं है, ये बस थ्योरेटिकल था तो मेरे को बताना पड़ रहा है। हमें इसको ऐसे नहीं सोचना, हमें इसको किस तरीके से सोचना है भाई, कंडीशनल के तरीके से। गिवन क्या है, निकालना क्या है, और फिर जो गिवन है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, और उस टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक केस ऊपर आएगा, बात खत्म। ये बेस है, क्लियर। तो यानी कि आपको काम करना है टोटल प्रोबेबिलिटी पे, वो अगर आ गई तो फिर बेस में कुछ है नहीं, एक केस ऊपर आ जाएगा, बात खत्म होगी, डिवीजन हो जाएगी, क्लियर।